फॉरम मैंने एक स्टार्ट किया था फेसबुक पे, तो उस पे अच्छे हमें कमेंट्स मिले और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आप लोगों ने अच्छी की है, लेकिन 100% पार्टिसिपेशन नहीं है। कुछ फेलोज ने आपके कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया। सो आई वुड से कि इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें। आई गॉट 55 कमेंट्स ऑन, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग थोड़ी कम थी। द मेन जो पर्पस था इसका वो ये था कि आप आपस में एक दूसरे के जो आइडियाज़ हैं उसको उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करें, ठीक है, जो कि कुछ लोगों ने किए भी हैं। दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तो अब मैंने आपको कल एक 3 लिंक्स शेयर किए थे टू गेट रेडी फॉर टुडेज क्लास। तो उसमें से सबसे पहला था वो व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। जी सना। मैम मुझे जो आपने मैम ग्रुप एक्टिविटी दी थी मैम, उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन पूछना और मैम लास्ट लेक्चर से रेलिवेंट भी। जी जी पूछें। मैम ग्रुप एक्टिविटी में मैम, क्लास एक्टिविटी में मैम आपने कहा था कि क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो मैम वही समरी लिखनी थी मैम उसमें जो हमने मैम बनाई हुई थी पेपर्स की। हाँ एग्जैक्टली वही समरी ही है। ओके ओके मैम। एब्स्ट्रैक्ट हम लिटरेचर रिव्यू के एब्स्ट्रैक्ट को वही रिव्यू के एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और मैम ग्रुप एक्टिविटी में मैम आपने कहा था कि क्लास में ग्रुप बना के काम करना है, तो मैम हमने वो ग्रुप कितने पर्सन्स का बनाना है और मैम किस तरह बनाना है मैम? हाँ ग्रुप एक्टिविटी में क्योंकि हमने क्रॉस फिर पेयर रिव्यू करना था, तो इसमें ये आप कर सकते हैं कि आपके जो आपके साथ इजीली आप जिसके साथ कनेक्ट हो सकें ऑनलाइन, तो आप उसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा है कि आप ग्रुप वर्क नहीं कर सकते, लाइक कोई रिमोट एरियाज में है, तो आप बेशक इंडिविजुअली काम कर लें और फिर आप उसको शेयर करवा दें, बेशक गूगल क्लास पे करवा दें या फेसबुक पे करवा दें, और फिर हम उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देंगे। ओके मैम। इट्स अप टू यू आप किसके साथ ग्रुप बनाते हैं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। मैम मैक्सिमम कितने? आप लोगों की क्लास क्योंकि बड़ी है तो इसमें आप 3 मेंबर्स तक के ग्रुप बना सकते हैं, वरना आइडियली तो इसमें 2 मेंबर्स का हो तो अच्छा है कि वो एक दूसरे का चेक किया जा सके, लेकिन आप 3 मेंबर्स का भी बना सकते हैं। मैम उसमें हमने अपने रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट लिखना है या मैम ग्रुप ने कोई न्यू टॉपिक लेना है? ये भी इज अगेन अप टू यू। आप आई वुड प्रेफर कि आप अपने ही रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट करें, ताकि आपको एक चीज़ें क्लियर भी होती जाएं और जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं वो भी सामने आ जाएं। तो अपना ही रिसर्च टॉपिक जो आपके दिमाग में है कि आपने जो करना है वो आप उसी को ही ले लें। जी मैम। और मैम लास्ट टाइम ठीक हमने है, और इसकी जो डेडलाइन है वो कल है, फ्राइडे। ओके मैम। ठीक है, तो ट्राई टू डू इट। इट्स नॉट वेरी कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इट्स वेरी फन एक्टिविटी और इसमें आपको लर्निंग एक्टिविटी एक्चुअली। मैम आपने लिटरेचर की मैम लास्ट स्लाइड्स में लिखा हुआ था मैम इंटीग्रेटिव मैम लिटरेचर, और मैम मैं नेट पे सर्च कर रही थी मैम, इंटीग्रेटिव को मैम कुछ जगह पर सिस्टमेटिक भी कहा गया है, लेकिन मैम बहुत सारी साइट्स पर सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड अलग अलग हैं, तो क्या मैम ये दोनों सेम है? इंटीग्रेटेड लिटरेचर जो है वो ही सिस्टमैटिक लिटरेचर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड का जो वर्ड है इट मींस इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिटरेचर स्टडीज। ठीक है, मैम सिस्टमेटिक मोस्टली मेडिकल के लिए यूज किया जा रहा था, मेडिकल की डेटा के लिए, जो हमारे पास कंफर्म्ड और ट्रेन डेटा मैम, एक जिसके ऊपर हम पूरा श्योर हो के ये डेटा बिल्कुल ठीक है। सिस्टमैटिक लिटरेचर जो है इट्स काइंड ऑफ इन अ पैटर्न। जैसे हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2002 में काम हुआ, उसके बाद 2003 में इसमें ये चेंजिंग्स हुई, या 2010 में किसी और ने इसके ऊपर क्रिटिक किया, या इस तरह से उसको आगे हम लेके चलते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। और इंटीग्रेटेड लिटरेचर में ही ये सिस्टमैटिक हो सकता है, क्योंकि जब हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स या लिटरेचर लेते हैं तो फिर ही हम उसके ऊपर एक ऑर्डर उसके ऊपर देख सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन था मैम, एक दफ़ा क्रिटिकल लिटरेचर को मैम बता दें, जरा डिफाइन कर दें अगेन मैम। जी, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जो है आपका, क्रिटिकल एनालिसिस हम उसको कहते हैं, क्रिटिकल रिव्यू। तो उसमें यह होता है कि हम जितने भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसके अंदर अगर हमें कोई
इन इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि उस जो ऑथर है उसने इज एनी फ्लॉ, यानी उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है इन द मेथडोलॉजी, या जो उसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, जो जिस थ्योरी पे उसने बेस किया, उसके बाद जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या वो दोनों अलाइन थे, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। यानी इन इन सिंपल वर्ड्स हम क्रिटिकल एनालिसिस में हम ज़्यादातर जैसे क्रिटिकली हम किसी को देखते हैं ना, एग्जामिन करते हैं कि इज़ इट 100% परफेक्ट, तो उसमें जो भी फ्लॉज होते हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ज़्यादातर इसमें मेथडोलॉजी फ्लॉज होते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसमें ये मेथडोलॉजी यूज़ नहीं होनी चाहिए थी, या इसको इस तरह से यूज़ नहीं होना चाहिए था। इस तरह से हम इसको देखते हैं, उस तरह के रिव्यू को हम क्रिटिकल रिव्यू कहते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, रिसर्च क्वेश्चन की जहाँ तक बात थी, आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी, वेरी शॉर्ट क्लिप 5 मिनट का था और सिंपल तरीके से उसने उसको एक्सप्लेन किया था। यस मैम, देखी थी। ठीक है, तो आप में से कोई, सलमान, आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन? मैम इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं पहले उसे डिफाइन करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हाउ, व्हाई, बट, इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को पहले डिफाइन करते हैं। वो इसी हिसाब से होता है कि जो हम उसकी जो बैकग्राउंड रिसर्च है पहले उससे करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ जो वीडियो थी उसमें भी मेंशन था कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं हमने करने जो कि पहली बात है कि जो कि इंटरेस्टिंग ना हो, लाइक नोबडी वांट्स टू नो द आंसर, और दूसरा इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने नहीं लेने जो जिनके आंसर्स पहले से ही मौजूद हों। रिपीटेटिव टास्क हमने नहीं करना, ठीक है। सो नाउ जब आप लोगों ने, अब आपके तकरीबन रिसर्च टॉपिक काफ़ी सारे लोगों के फाइनल हो गए हैं, और जिसके नहीं हुए वो भी प्लीज़ अब कर लें। ये हफ्ता है हमारे पास, आप इसमें कोशिश करेंगे कर लें। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है आइडेंटिफाई या डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चंस। तो अब आपने ये काम करना है कि आपने अपने टॉपिक्स में से, अपने टाइटल्स में से, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से कम 2 से 3 रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। और इसका भी हम उसी, बेशक आप जो हमने फॉरम बनाए, मैं एक और उसके ऊपर पोस्ट कर देती हूँ फेसबुक पे, और वहाँ पे आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सब टू यू, आप इसको गूगल क्लास में अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू कीप इट अ बिट कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये आप लोगों की रिसर्च है, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी मे बी वी कम अप विद समथिंग वेरी यूनिक आइडिया, तो फेसबुक जैसे फॉरम पे इसको हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो आई वुड से कि हम इसको गूगल क्लास में ही, मैं इसको डिस्कशन फॉरम एक बना देती हूँ, और बाकी जो लोग गूगल क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते वो व्हाट्सएप पे ही बेशक उसको पोस्ट कर दें, ठीक है। आप लोगों की क्या इस पे सजेशन है? ठीक है मैम। मैम ठीक है मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम एक रिक्वेस्ट थी कि काइंडली ये फोरम कोई एक डिफाइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर अब हम लोग जो है ना फेसबुक मोस्टली यूज़ नहीं करते, वो साल में कोई एक दफ़ा खोल ली तो खोल ली, वरना मोस्टली हम इस्तेमाल नहीं करते। तो फोरम डिफरेंट है, कभी व्हाट्सएप पे इनके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कभी गूगल क्लास पे आया हुआ था, हमें पता नहीं चलता, तो वहाँ असाइनमेंट्स ड्यू हो जाती हैं, जो हम बाद में देखते हैं या कोई फ्रेंड बताता है तो कि यार असाइनमेंट थी, फलां ड्यू डेट थी, तो बाद में पता चलता है, फिर हम टीचर्स को एक्सक्यूज कर रहे होते हैं कि जी हमें पता नहीं चला, दैट्स व्हाई हम टाइमली सबमिट नहीं करवा पाए ना, तो हमें काइंडली थोड़ा सा टाइम दे दें। तो काइंडली कोई एक फॉरम रख लें जिसको हम डेली बेसिस पे जो है ना फॉलो अप करें, ताकि हमारे लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जी, हमारा जो मेन जो इंटरेक्टिव फॉरम है वो तो व्हाट्सएप ही है, और जो डिस्कशन फॉरम मैंने बनाया था उसका मैंने आई थिंक मैंने व्हाट्सएप पे भी उसका मैसेज किया था, आई थिंक किया नहीं था। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि मल्टीपल फॉरम्स हैं, तो इसमें इट्स एक्चुअली लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो एक अलग बात है कि इंटरनेट है। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे भी, रिसर्च के भी और उसके अलावा बाकी सब के भी, हर क्लास के 2-2 3-3 ग्रुप बन जाते हैं। फिर बाकी भी हम लोगों के ग्रुप्स होते हैं, लाइक हम कोई काम करते हैं जॉब्स वगैरह के, हमारे उनके भी ग्रुप्स हैं, तो इतने सारे नोटिफिकेशन होते हैं
और हर ग्रुप में इतने सारे मैसेज आए होते हैं कि वो उस बंदा सारे पढ़ने बैठे तो आधा दिन तो उसको पढ़ने में गुजर जाता है। और आजकल वैसे रमजान शरीफ है तो आपको पता है रमजान शरीफ में रूटीन काफी ज्यादा बंदे की चेंज हुई होती है, और इंसान कोशिश करता है कि जितना वक्त हो सके वो अपना इबादत में या कुरान की तिलावत में इस तरह से स्पेंड कर ले। तो क्योंकि पूरा साल तो हम लोग दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, जस्ट एक मंथ होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा दीन की तरफ आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट इस मंथ में थोड़ा सा अपने अमाल को भी जरा सुधार लें। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है रमजान शरीफ में भी। तो बंदा क्या कहाँ कहाँ कितने कितने मैसेजेस रीड करे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी, आई टेक योर पॉइंट, लेकिन इस पे थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगी कि अमाल को ना हमने पूरे साल ही सुधारना होता है, सिर्फ रमज़ान में नहीं। लेकिन यू आर राइट कि दिस इज़ अ स्पेशल मंथ। अच्छा, इसमें एक जो आप लोग जो एक गुड न्यूज़ आप इसको कह लें या व्हाटएवर, कि हम यूनिवर्सिटी जो है वो विद इन अ मंथ इंशाल्लाह LMS पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, मूडल पे। तो ये सारे मसले जो कि अभी हम ओपन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल क्लास, तो ये सब चीज़ें वो LMS में एक ही जगह इंटीग्रेटेड हो जाएंगी। सो ये प्रॉब्लम आपका इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी मूडल की, अपने मोबाइल पे कर लें या आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। तो उसके वहाँ पे ही आप सारे डिस्कशन भी वहीं पे हो रही होगी, लाइव क्लासेस भी वहीं पे होंगी और असाइनमेंट्स भी वहीं पे अपलोड करेंगे। ठीक है। और मैं ये आपका मैसेज अपनी बाकी फैकल्टी को भी दे दूंगी कि मेन जो फॉरम है हमारा वो तो हमारा गूगल क्लास है और व्हाट्सएप है। मैं वैसे फेसबुक खुद भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती फॉर क्लास डिस्कशंस, लेकिन इसमें मैंने क्योंकि एक डिस्कशन फॉरम दिया था इसलिए आई थॉट दैट इट्स अ गुड आइडिया कि फेसबुक पे हम इसको डिस्कस करें। अदरवाइज़ मैं भी ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करती हूँ। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में है ना उनको तो वैसे ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू रहता है ना, उनकी नेट क्योंकि आपको पता है रिमोट एरियाज में नेट अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो सही तरह से कनेक्टिविटी नहीं होती, बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो हर फोरम पे डिफिकल्ट है, जस्ट व्हाट्सएप उनके लिए फिजिबल है कि व्हाट्सएप पे बेशक डेटा रेट आपका लो भी है तो देन आप मैसेज रिसीव हो जाता है और आप जी मैम, स्लो से इंटरनेट पर भी वो व्हाट्सएप पे एटलीस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे तो एटलीस्ट सभी जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी फोरम्स हैं उन सब पे हर किसी को प्रॉब्लम होती है। और हम लोगों के लिए जिन बच्चों के लिए फिजिबल है तो इनके नेट का कोई इशू नहीं है, जिनके लिए लाइक मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं, कभी कभी हो जाता है क्योंकि PTCL है तो पाकिस्तान PTCL का चलता रहता है इशू, लेकिन कभी कभी होता है। तो अदरवाइज नेट का मेरे लिए ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मुझे इतने सारे फोरम्स हैं, यकीन करें मैं इतना परेशान रहता हूँ कि कब किस पे मैसेज आया होता है, कब किस पे असाइनमेंट आई भी होती है, मुझे अक्सर नहीं बदलता। इवन के अभी लास्ट वीक ही मेरी एक क्लास भी मिस हुई है कि उसका कोई नोटिफिकेशन आया हुआ था, नेट का थोड़ा सा मेरा उस दिन इशू था, तो उस दिन मेरी वो पूरा एक क्लास भी मिस हो गई और मुझे असाइनमेंट्स का भी पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं हुआ ना उसका। तो बाद में फिर मैंने एक कुलीग से पूछा, देन उसने मुझे बताया कि यार ये हुआ है आज सारा दिन ना। जी, आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड मैं अपनी बाकी फैकल्टी को भी कह दूंगी एंड आई विल आल्सो टेक केयर कि कम से कम, पहली बात तो है कि कम से कम नोटिफिकेशंस हो और जिस टाइम में हो क्लास आपकी उसी टाइम पे ही सिर्फ मैसेजेस हों या जो भी नोटिफिकेशन हो। मैंने एक दिन पहले इसलिए किया था ताकि आप लोगों के पास थोड़ा टाइम मिल जाए, और बाकी टीचर्स भी शायद एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको देख लें। मैम अक्सर हो जाता है कि वो टीचर्स उसी दिन पोस्ट कर रहे होते हैं या फ्यू आवर्स पहले जो है ना वो पोस्ट कर देते हैं कि जी ये कंटेंट है, आप इसे जो है ना रीड आउट कर लें। तो वो अब हम वो देख ही पूरे टाइम पे रहे होते हैं क्योंकि रात तकरीबन जागे हुए होते हैं, सुबह सहरी करके नमाज पढ़ के दिन बंदा सोता है, और वो फिर उठते उठते बंदे को 10-11 तो इजीली बच जाते हैं। और फिर पता चलता है जी ग्रुप में सब पोस्ट भी आई हुई थी, मैसेज भी आए हुए थे, ये रीडिंग मटेरियल भी था, इसे रीड भी करना था। फिर बंदा क्लास में बैठा होता है, मुंह उठा के कि आप सर से क्वेश्चन करें या मैम से क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन क्या करें, समझ तो आ नहीं रही कुछ। फिर वो फ्लाईओवर बन रहे होते हैं, फिर वो सारा जो है ना लॉस में चला जाता है, और इस तरह बर्डन बढ़ता चला जा रहा है कि प्रीवियस क्लास पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं हो पाती, नेक्स्ट क्लास, फिर उसके असाइनमेंट्स, फिर उसके अलावा रिसर्च के टास्क, लाइक अब आर्टिकल्स की रीडिंग है, सब कुछ है, तो वो सब टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि आपको पता है हम सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम यह है कि हम अपने जितने भी सुपरवाइजर हैं सर कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्लास की हद तक होता है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी जब ओपन होती है तो हम कोई भी क्वेश्चन हो, हमें किसी किस्म के, हमने कोई आर्टिकल रीड किया उसमें हमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो हम जाके अपने सुपरवाइजर से या किसी टीचर से डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा उस पर गाइड कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि टीचर्स भी बेचारे मजबूर हैं, आप लोगों की भी सारा दिन तकरीबन कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होती है, मीटिंग चल रही होती हैं, आप लोग भी उस तरह से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर
पाते, क्योंकि इंसान आप भी लिमिटेशन है हर इंसान की, तो आप लोगों के लिए भी इश्यूज है, हम भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा होता, तो हम लोग काफी परेशान होते हैं इस वाले से। ओके, आई टेक योर पॉइंट्स, मैं आपके बात आगे भी पहुंचा दूंगी एंड आई ऑल्सो टेक केयर। और बीच में थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आई थिंक आई मिस्ड सम ऑफ योर पॉइंट्स, बट आई गॉट द आइडिया, ओवरऑल आइडिया। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, सो रिसर्च क्वेश्चन डेफिनेटली शुड बी, रिसर्च क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो रिसर्च जो भी आपने अपना टॉपिक चूज़ किया है उससे रेलिवेंट, या जो भी आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, उससे रेलिवेंट आपने 3 से 4 रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। और बेशक व्हाट्सएप पर मैं हमेशा यही मेंशन ज़रूर करती हूँ कि जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर दे, ठीक है। और अस्सलाम बाकी वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये रिसर्च क्वेश्चन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था जी मैम, ये वीडियो के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि नॉट अब्रॉड एंड नॉट नैरो, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन हो रिसर्च के रिलेटेड वो ज़्यादा नैरो भी ना हो और अब्रॉड भी ना हो। मैम उसने एग्जांपल ना सिविल वार की दी है, तो लेकिन मैम इसे हम अपने रिसर्च क्वेश्चन में हम कैसे इसको इनपुट करेंगे या कैसे हम समझेंगे इसको? तो उसने ज़ाहिर है कि एक एग्जांपल दी है, आप उसको अपने रिसर्च के हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। अब आई डोंट नो कि आपका क्या रिसर्च टॉपिक है, लेकिन जैसे मैं साथ साथ अपने बच्चों को बताती भी रहती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल जब हमारी क्लास थी, जब व्हेन आई वाज आस्किंग यू अबाउट रिसर्च टॉपिक्स, तो आई एक्चुअली आइडेंटिफाई सम, जिस तरह आप लोगों ने शुरू में सब ने ही ये कहा कि मोस्ट ऑफ यू सेड कि हमने इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग पे काम करना है, ठीक है। सो आई वुड से दिस इज वेरी वेरी ब्रॉड, और अगर आप इस पे काम करते हैं, टू नैरो की जहाँ तक बात है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने इस डिज़ीज़ को फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ को 60 इमेजेस लेने हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, लाइक इट्स वेरी नैरो, इट्स नॉट इनफ फॉर योर थीसिस। तो इट शुड बी इन बिटवीन कि आपका वो पोस्ट ग्रेड लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए, और इट शुड नॉट बी टू ब्रॉड कि आप उसको पीएचडी लेवल पे ले जाएं, या बाज़ औक़ात क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बाकी प्रोफेसर लेवल का बंदा भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाता, ठीक है। तो इट विल कम विद द लिटरेचर रिव्यू, गिव मी 1 minute. ओके, आई एम बैक। इज देयर एनीवन एल्स जो कि रिसर्च क्वेश्चन को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर सके? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैंने इसके बारे में एक और टॉपिक इसके बारे रिसर्च की है, तो वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने 5 स्टेप दिए थे कि आपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है चूज अ ब्रॉड टॉपिक, कि आपने अपने ऐसे ब्रॉड टॉपिक चूज कर सिलेक्ट करना है। उसके फिर सेकंड स्टेप में बताया है डू सम प्रीलिमिनरी रीडिंग्स, मतलब हमने उसकी कुछ स्टार्टिंग रीडिंग करनी जो प्रीवियस लिंक हो। फिर थर्ड स्टेप में उसने कहा है नैरो डाउन टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। फिर फोर्थ वन में उसने कहा है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। फिर फिफ्थ वन में उसने कहा था राइट योर ओन रिसर्च क्वेश्चन। अब इस फिफ्थ जो स्टेप है ना, इसमें उसने आगे फर्दर 5 टाइप बताई है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक का फोकस होना चाहिए, रिसर्चेबल हो, फिजिबल हो, स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स एंड रेलेवेंट। जी, तो इन पॉइंट से आपको क्या समझ आया है? मैं इसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी फेसबुक की कि जो अंडर नहीं, आप मुझे अपनी वर्डिंग में बताएं, आप मुझे वो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है, लाइक आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया अभी तक? यस मैम, मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस पे है, बिग डाटा। ओके, सो कैन यू आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन? आप अपने टॉपिक में करना क्या चाहते हैं, लाइक द क्वेश्चन दैट यू आर ट्राइंग टू आंसर, रिसर्च क्वेश्चन का। जी जी बोलें। यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक फील्ड सेलेक्ट की बिग डाटा। अब एक बिग डाटा एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसकी काफी आगे सब एप्लीकेशन है, वो मेडिकल में भी यूज हो रही है, वो एग्रीकल्चर में भी यूज हो रही है, वो आईटी इंडस्ट्री में भी यूज होती है, बिजनेस में भी यूज होती है। अब इसमें हमने एक फील्ड सेलेक्ट करनी, फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस की फील्ड सेलेक्ट की है। अब बिजनेस फील्ड के अंदर आगे सब टॉपिक्स है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स डील करती है बेसिकली वर्क बिजनेस पे, जो हमारे रेवेन्यूज ईटीसी आती हैं, और जो हमारे बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं हमारे पास, वो हमारा आईटी इंडस्ट्री से रेफर करती है।
फिर इसमें फिर हम आगे ब्रॉडर इसको फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में कि आगे इसका बिग डाटा से क्या है कि जो मोस्टली कंपनीज है वो अपने प्रीवियस रन डाटा इकट्ठा कर रही है, लेकिन अब उनको अब जरूरत ये है कि अब वो अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस से जो उन्होंने चीज़ें परचेज की हुई है उससे डाटा फैच करें या फिर ताकि प्रिडिक्ट कर सकें अपने फ्यूचर में आने वाली प्रोडक्ट्स को क्या डिसीजन ले सकें। जी, तो डेफिनेटली इट स्टार्ट्स विद अ ब्रॉड टॉपिक, ठीक है, और देन यू वुड डू लिटरेचर रिव्यू, राइट। अब जैसे स्टार्ट में भी अब हमारी यही डिस्कशंस होती रही हैं कि जो रिसर्च टॉपिक है इट शुड बी, जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेरी ब्रॉड। अब जो हम लिटरेचर मैप की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, ठीक है, फिर आगे आगे सब टॉपिक होते होते और फिर वो आगे थोड़ा सा नैरो डाउन होता रहता है, ठीक है, और एट द एंड जब हम अपना पूरा लिटरेचर को रिव्यू कर लेते हैं, लाइक इन योर केस अराउंड 20 to 25 पेपर जब आप पढ़ लेंगे रेलिवेंट पेपर्स, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम इंटरेस्टेड टू आंसर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले लोगों ने, अब एमएस लेवल पे तो वी कैन रिपीट स्टफ, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग कि आप रिपीटेड क्वेश्चंस के ही जवाब दे रहे हो। सो इट्स बेटर टू मॉडिफाई या कम अप विद समथिंग डिफरेंट जो कि पहले लिटरेचर में पहले काम हुआ है उससे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कोई नई चीज़ लेकर आएँ, वो पीएचडी में होता है, लेकिन एमएस में हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर लाइक कुछ ना कुछ हम इनोवेटिव करें, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें, ताकि अदरवाइज हमारी रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और नॉट टू ब्रॉड, नॉट टू नैरो, इट शुड बी इन मॉडरेट, जिसका आप 2 साल, 2 साल तो क्या, अब आप 1.5 साल ही कह लें या साल कह लें कि 1 साल के अंदर आप रिसर्च करके 50 to 60 आर्टिकल्स पढ़ के उसका जवाब दे सकें, ठीक है। और इधर से ये क्वेश्चन है जो आपने भी लिटरेचर बात की। जी जी, ये क्वेश्चन है। जी, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही, सो आई कंटिन्यू। और लास्ट में मैंने एक और जो वीडियो सेंड की थी उसमें 3 चीज़ों को उसने कनेक्ट किया है, रिसर्च क्वेश्चंस को हाइपोथेसिस के साथ और फिर वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाउ डू वी आंसर द क्वेश्चन। अब जो हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास आए, लेट्स से मेरे पास एक ही रिसर्च क्वेश्चन आया जिसका मैंने आंसर करना है, ठीक है। इसके हमको एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही उस रिसर्च फील्ड को ले लेती हूँ अगर, कि उनमें से अब बर्ड सॉन्ग एनालिसिस लेट्स से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या मुख्तलिफ एक ही स्पीशी की जो बर्ड्स हैं उनमें जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं या नहीं, ठीक है। या ये कह लें कि आप मेल स्पैरो की आवाज़ फीमेल स्पैरो की आवाज़ से मुख्तलिफ होती है या नहीं। ये मैंने इसको एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम बनाना है जिससे मुझे ये इस सवाल का जवाब मिल जाए, ठीक है। इट्स ऑल्सो रिसर्च क्वेश्चन कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बर्ड साउंड्स, राइट। तो अब मुझे इसका आंसर फाइंड करना है, ओके। सो अब इसका आंसर जो मैं फाइंड करूँगी तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले आई वुड डू मैंने सबसे पहले तो मैंने देखना है कि जो मेरी ऑर्निथोलॉजी है, लाइक द बर्ड्स की जो स्टडी है, बर्ड्स साउंड्स की जो साइंस है, मैं उसके ऊपर जाती हूँ, बिकॉज इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इट्स नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू बर्ड साइंस, ठीक है। तो मैं बर्ड साइंस से रेलिवेंट आर्टिकल्स सर्च करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे जो सवाल का जवाब है वो वहाँ से भी आएगा, प्लस मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करूँगी कंप्यूटर साइंस के थ्रू, तो इट्स अ मिक्सचर। अब मैंने बर्ड साइंस से रेलिवेंट आर्टिकल्स पढ़े, लिटरेचर पढ़ा, उनकी थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। थ्योरीज, द वर्ड थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको भी हम आगे देखते हैं। थ्योरीज मैंने उनसे रेलिवेंट पढ़ी, उसके बाद मैंने उन थ्योरीज से एक हाइपोथेसिस निकाला, ठीक है। अब व्हाट इज़ एन हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस ये होता है कि मैंने कुछ थ्योरीज पढ़ी या जो भी आर्टिकल्स पढ़े, उससे जो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, इसका जवाब ये होगा। कोई भी एक आंसर जो मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय स्टडी जो अभी तक मैंने पढ़ा है या थ्योरीज,
उसकी बेस पे मैंने कहा कि इस सवाल का जवाब ये होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन माय, अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसमें मैंने कहा कि जो बर्ड, मेरी हाइपोथेसिस ये है कि बर्ड्स, मेल बर्ड्स की साउंड फीमेल बर्ड की साउंड से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, नाउ दिस इज एन हाइपोथेसिस बिकॉज आई हैव नॉट टेस्टेड इट येट, इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरीज, इट्स बेस्ड ऑन स्टडीज, प्रीवियस स्टडीज, राइट। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसको मुझे मेजर करना है और हाइपोथेसिस आपका इस तरह होना चाहिए कि इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। इसको हम ट्रू या फॉल्स फिर प्रूव करते हैं। एंड हाउ डू वी प्रूव इट? वी यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, वी यूज डिफरेंट, वी डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दोज वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ वेरिएबल की भी वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, वो आज हम मजीद भी देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि इट्स एनी excuse me, it's any characteristic or property of individual। अब मेरे केस में जो इंडिविजुअल है वो बर्ड है। सो जो वेरिएबल मेरे पास होंगे इट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बर्ड्स, और इन माय केस इट वुड बी द मोस्टली रेलिवेंट टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, सो अब ये जो आखिरी वीडियो मैंने सेंड की थी विच इज़ जॉइनिंग द डॉट्स, उसको मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी नाइसली connecting these three concepts, right? We start with a research topic, we come up with a research question, then we develop a hypothesis based on the theories and studies, and then we test that hypothesis based on our experiments using different variables। ठीक है, ये बात समझ आई है? ये तीनों कॉन्सेप्ट्स किस तरह से लिंक टुगेदर हो रहे हैं, ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो यही काम हमने करना है, आप सबने यही काम ही करना है। यू स्टार्ट विद द टॉपिक, यू गेट द रिसर्च क्वेश्चंस, यू डेवलप अ हाइपोथेसिस एंड देन यू आंसर दैट हाइपोथेसिस। अब एट द एंड दैट हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू एंड कैन बी फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्ट आते हैं, इट इज़ अ रिसर्च फाइंडिंग, राइट। इट इज़ एन आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन, बेशक वो येस हो बेशक वो नो हो। डज नॉट, अगर नो आता है इट डज नॉट मीन कि हमारी रिसर्च फेल हो गई है, इट मीन्स दैट नो इज ऑल्सो अ फाइंडिंग। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स के बारे में बताती हूँ, बिकॉज आप सबको शायद आइडिया होगा पहले भी, लेकिन आई जस्ट वांट टू रिवाइज सम स्टफ। अच्छा, मैं जब अपनी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ तो मेरा जो मीट है, गूगल मीट, वो हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो मैं आप में से किसी एक को सेंड करती हूँ, बल्कि ग्रुप पे सेंड करती हूँ स्लाइड्स, और आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करे। फसीहा आप कर लें या शायद आप कर लें? ठीक है मैम। फसिया आप कर लो। मैम सेंड करती हैं तो मैं करती हूँ। ओके, यूज ऑफ थ्योरी के नाम से मैंने सेंड किया एक। मिल गई आपको फाइल? जी मैम मिल गई है, मैं करती हूँ शेयर। ठीक है, ओके जी। अब इसमें ये जो हमारा आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें यूज़ ऑफ थ्योरी की बात हुई है।
ठीक है, थ्योरी जिसका मैंने भी आपको कहा कि इट्स इम्पोर्टेंट कीवर्ड, और हम अक्सर थ्योरीज यूज करते हैं टू डेवलप द हाइपोथेसिस, राइट। अब वी नो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, अच्छा आप में से कोई बताएगा कि क्वांटिटेटिव स्टडीज के कौन होते हैं? बहुत शॉर्ट आंसर करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट एन इंटरप्शन, जस्ट वांट टू चेक कि आपको। मैम क्वांटिटेटिव स्टडीज में मैम हम व्हाट, हाउ एंड व्हाई का आंसर करते हैं, जबकि मैम क्वालिटेटिव स्टडीज में हम व्हाट एंड हाउ का आंसर करते हैं, मैम व्हाई का नहीं करते। ठीक है, ओके, अब मैं कोई और समझती हूँ। सरमद। यस मैम। जी, आप मुझे बताएंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडी जो है उससे, जैसे अभी सना ने भी उसका जवाब दिया है, तो कोई और थोड़ा सा मजीद इसको बताना चाहेंगे कि क्या होती है क्वांटिटेटिव स्टडी? मैम क्वांटिटेटिव स्टडी वो होती है मैम जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में देखते हैं, एटीट्यूड वगैरह के बारे में देखते हैं, वैल्यूज वगैरह के बारे में देखते हैं। हम सिंपली जिनको आई थिंक मेजर नहीं कर सकते, जो मेजरेबल नहीं होती, वो तो क्वालिटेटिव तो मेजरेबल। मैम आप क्वांटिटेटिव पूछ रही है ना, सॉरी जी, क्वांटिटेटिव मेजरेबल जो है। हाँ एग्जैक्टली, क्वांटिटेटिव है जो कि मेजरेबल है और जी, ma'am. दे आर इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा, आप इसका ओके, अपना माइक म्यूट कर दें, थैंक यू जी। क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्या होता है कि जो हम मेजर कर सकें डेफिनेटली, और जो हम जहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, और उसको लाइक डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड, और या कोई थ्योरी हम प्रेजेंट करते हैं, वो क्वालिटेटिव स्टडीज। हमारे कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर, मैंने पहले भी ये बात की कि क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हम करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो कंबाइन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज, जिसको हम मिक्स्ड मेथड थ्योरी, मिक्स्ड मेथड स्टडीज़ कहते हैं। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में जब हम थ्योरीज यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ द थ्योरीज एज एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट, ऑफ आवर रिसर्च क्वेश्चन, राइट। जबकि क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो हैं, दे एक्चुअली जनरेट द थ्योरीज। So it is a difference between the use of theories in quantitative and qualitative studies. हम quantitative studies में theories को use करते हैं as explanation, जबकि quantitative में we use the theories, we generate the theories. और mixed method में, because it's a mixture of quantitative and qualitative, so we may have no theories at all, या हम इसको हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, both, it's a mixture. Right, next slide पे आएं। जी, वेरिएबल्स की मैं बात कर रही थी कि जैसे पहले मैंने कहा कि रिसर्च क्वेश्चन से हम हाइपोथेसिस पे आते हैं बेस्ड ऑन थ्योरीज, और उसके बाद जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स क्या होते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप दैट इज मेजरेबल, राइट। अब क्या क्या चीज़ें मेजरेबल हैं, लाइक एज, जेंडर, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं। और जो वेरिएबल है, इट शुड हैव अ टेम्पोरल ऑर्डर एंड इट कैन बी मेजर्ड। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वेरिएबल्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज है, ठीक है, एज में वी कैन फाइंड अ रिलेशन के जो मुझसे बड़ा ये है या मुझसे छोटा ये है, देयर इज एन ऑर्डर, राइट। एंड मेजरमेंट मीन्स कि वी कैन मेजर द एज बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, वी कैन मेजर द वेट, वी कैन मेजर द हाइट। ठीक है, जो वेट, हाइट, ये चीज़ें हैं, दीज आर द वेरिएबल्स। Another term for variable is a construct. Construct भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे ना मुख्तलिफ टाइप ऑफ वेरिएबल्स बताए हुए इन 3-4 स्लाइड्स में आगे। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसकी मैंने एक आपको खान अकेडमी का भी एक वीडियो शेयर की थी। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने देखा, बट इट्स फाइन, इट्स वेरी सिंपल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, it's as a name suggests, ठीक है, that is not dependent
and it's actually और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इट्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक तस्वीर भी बनी हुई है, लाइक हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हम देख रहे हैं कि हमने कौन सा फर्टिलाइजर हमने डाला तो उससे प्लांट ग्रोथ पे क्या असर हुआ, या नंबर ऑफ लीव्स पे क्या असर हुआ, नंबर ऑफ फ्रूट्स पे क्या असर हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो प्लांट ग्रोथ है इट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलाइजर टाइप। द नंबर ऑफ लीव्स जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलाइजर, राइट। सो प्लांट ग्रोथ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और फर्टिलाइजर को क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं और उसको चेंज करने से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे फर्क पड़ रहा है, इट इज चेंजिंग, तो द फर्टिलाइजर इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स ये होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होते हैं, एंड इट कैन एक्चुअली चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोवर्टी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और शॉर्टर लॉन्गेविटी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि जो लोग गरीब होते हैं वो उनकी लाइफ कम होती है, ठीक है, दिस इज अ रिलेशनशिप। बट देयर इज इंटरवीनिंग वेरिएबल विच इज द लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। दिस इज एक्चुअली मीडिएटिंग वेरिएबल, जिसकी वजह से लाइक इट्स अ रीजन क्योंकि गरीब लोगों को जनरली अक्सर ऐसा होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होती उनके एक्सेस, इसीलिए वो बीमार अगर होते हैं तो फॉर एग्जांपल जल्दी फौत हो जाते हैं, उनकी लाइफ कम होती है। ठीक है, सो यू गेट एन आइडिया कि अब जो इंटरवीनिंग वेरिएबल it's sitting between the independent and dependent variable, right? और इसकी वजह it's a reason for that outcome. ठीक है, ओके, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। मैम ये दोबारा जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ इंटरव्यूइंग वाला। ओके, ऊपर चले वापस। अब आपको इस वाले एग्जाम्पल से क्या समझ आ रही है? सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अब जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास पोवर्टी, राइट, और डिपेंडेंट वेरिएबल है शॉर्टर लॉन्गेविटी। तो जैसे मैंने भी आपको कहा कि जो लोग जिन लोगों के पास जिनकी इनकम कम होती है, तो नॉर्मली ये हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन है, लेट्स से, या एक रिलेशनशिप है कि हमें ऐसा लगता है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोवर्टी एंड शॉर्टर लॉन्गेविटी, राइट। सो अब इसके दरमियान जो एक फैक्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, या और भी चीज़ें हो सकती हैं कि लैक ऑफ मे बी उनको ट्रांसपोर्ट एक्सेस ना हो, या जो बीच में हमारे पास है ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनको हमें मेजर करना चाहिए। हम इसको अपनी रिसर्च में डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जी जो लोग गरीब हैं उनकी लाइफ कम होती है, वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज ठीक है देयर इज़ अ रिलेशनशिप, लेकिन देयर आर सम अदर फैक्टर्स जिनको हमें लाजमी मेजर करना है अपनी रिसर्च में, कि वो वजह क्या है, ड्यू टू दीज रीजंस, ड्यू टू दीज फैक्टर्स ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो वो जो रिलेशनशिप के बीच में जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली इंटरवीनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक हो गया मैम, थैंक यू मैम। जी मैम, जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है मैम, इनका डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे तो अफेक्ट है, क्या मैम इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे भी कोई अफेक्ट होगा? independent variable is actually not dependent on anything. These are independent, like poverty can be due to anything, और इसका directly link नहीं है, लेकिन it affects the dependent variables, और dependent variables at the other, like at the end independent variable पे असर करती है। So actually these are all linked together. Intervening variable का क्या जिसके ऊपर भी असर होगा एट द एंड उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे असर होगा।
moderating variable भी it's an independent variable that affect the direction or strength of the relationship between independent variable and dependent variable. अच्छा, ये जो moderating variables होते हैं, ऐसा नाम से भी नजर आ रहा है, like it moderates the effect, it moderates the relationship. For example, अब यहाँ पे जो है कि hours of study, कितने घंटे बच्चे ने पढ़ा, ये इसका रिलेशनशिप है एग्जाम के स्कोर के साथ, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा घंटे पढ़ा तो उसके एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेट्स से, ये मेरा हाइपोथेसिस है, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, बट देयर इज़ अ रिलेशनशिप। कम पढ़ा तो कम होगा, ठीक है। अब जो आवर्स ऑफ स्टडी है उसको अगर मैं चेंज करती हूँ, अगर मैंने लेट्स से कि 2 घंटे मैंने पढ़ा तो मेरे स्कोर आया 5 नंबर आए 10 में से, ठीक है। फिर मैंने अगर 6 घंटे पढ़ा तो मेरे 7 नंबर आए, राइट। इट मीन्स के जो मेरा आवर्स ऑफ स्टडी है, इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग द एग्जाम स्कोर। दीज आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन बीच में एक और चीज़ भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो 2 घंटे भी पढ़ लें तो उनका एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा आता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव हाई IQ मे बी, ठीक है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, they are more active, intelligent, whatever. IQ means intelligence. So this is the thing that actually affect the direction or strength of the relationship. Okay, so these are called the moderating variables. Constant variables. ओके, अब यहाँ पे ये वाली जो वेरिएबल्स हैं, दीज आर आपको काफ़ी इनसे पाला पड़ेगा आगे भी, अगर आप एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं या वैसे भी ओवरऑल भी। तो जैसे अब यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने रिसर्च में कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ताकि उनका, बिकॉज दीज थिंग्स आर, अगर वो कांस्टेंट रहेंगी तो हमारे रिजल्ट्स, हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे और हम फाइंड कर सकेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो एक पौधे की मिसाल दी हुई है कि हमने एक प्लांट में कोक डाली एज अ हाइड्रेटिंग फैक्टर, एक में जूस डाला, तो उसकी क्या हाइट थी और क्या उसका नंबर ऑफ लीव्स थे, लेट्स से, ठीक है। और तीसरे में हमने पानी डाला। तो अब इसमें जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो प्लांट जो हमने उसमें बोया था, लाइक जो हमने सो किया था। अगर हम उस प्लांट की टाइप को सेम नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, इट्स नॉट द राइट रिलेशनशिप। हमने ए में तो लेट्स से वीट डाल दिया, बी में हमने राइस डाल दिया, ठीक है। सो दीज आर नॉट द राइट रिजल्ट्स, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो द थिंग दैट वी वांट टू कीप कांस्टेंट इज द टाइप ऑफ प्लांट, राइट। तो फिर हम देख सकेंगे कि हमारे पर्टिकुलर लिक्विड का हमारी प्लांट की हाइट पे या हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ। सो दीज आर कॉल्ड द कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, या हम इसको कांस्टेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, और इनका कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैम एक क्वेश्चन था कि जब हम कंट्रोल अगर इनके लाइक हम मोस्टली तकरीबन सभी सर्च में काम करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स कुछ ना कुछ रखते ही होते हैं, तो ये तो एक तरह से ऐसे ही हो गया ना कि लाइक लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ आइडियल है। सो जब हम उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वो तो फिर फर्क ये वाली एग्जांपल, इसी वाली एग्जांपल को आप देख लें ना, इसमें तो रियल लाइफ में भी अगर हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ लिक्विड ऑन प्लांट हाइट, तो हमने एक ही प्लांट रखना है, अदरवाइज तो हमारे पूरे रिजल्ट्स ही वेरी कर जाएंगे। अगर हम एक में वीट रखते हैं, एक में राइस रखते हैं, लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेरिमेंट, और इट्स नॉट कि हमने लेबोरेटरी में रखना है या फील्ड में रखना है। कंट्रोल वेरिएबल्स कैन बी इन लेबोरेटरी सेटिंग्स और कैन बी इन द फील्ड सेटिंग्स। जैसे ये इस वाले एग्जाम्पल में हमारे जो प्लांट टाइप है वो कंट्रोल वेरिएबल है, लेकिन जाहिर है कि फील्ड में हमारे पास जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स, लेकिन इन लेबोरेटरी वो भी हमारे पास कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होंगे।
वही मैम, जब हम एक्चुअल एनवायरनमेंट में देखते हैं तो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है ना वो इफेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, लाइक रियल टाइम एप्लीकेशन की अगर हम बात करें। और अगर हम उसे लेबॉर्ट्री में, लाइक जिस तरह मोस्टली रिसर्चेज में होता है कि रिसर्च पेपर अगर किसी ने कुछ लिखना है तो वो स्पेसिफिकली कि लेबॉर्ट्री में उसे टेस्ट करते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है, लैब्स है, वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, हर चीज़ कंट्रोल्ड है। तो अगर हम उसे रियल टाइम में टेस्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसमें तो फिर रिसर्च में फ्लॉ नहीं आ जाता। फ्लॉ तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लैब में वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं, और दीज आर एक्चुअली टू फाइंड द रिलेशनशिप। जब हमें पता चल जाता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड कोई भी दो वेरिएबल्स, लाइक अभी से एक्सपेरिमेंट्स है जो यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है, हमें ये पता चल गया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ लिक्विड एंड द हाइट ऑफ प्लांट। तो ये रिलेशनशिप हमें पता चल गया। अब अगर हम बाहर फील्ड में भी आते हैं तो हमें ये तो पता है ना कि देयर इज अ रिलेशनशिप, कि पानी डालने से वो ज़्यादा अच्छी उसकी हाइट होगी, जबकि जूस डालेंगे तो उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं होगी। हमारे पास एक रिलेशनशिप तो आ गया। अब फील्ड में डेफिनेटली हमारे पास वो रिलेशनशिप तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन द बेसिक थिंग वुड रिमेन द सेम, जो कि हमने लैब में टेस्ट कर लिया था। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, थोड़ा सा नीचे करें इसको कुर्सी का, यू कैन नॉट सी द फुल स्लाइड। ओके, confounding factors, it's actually based on it directly affects how the independent variables act on dependent variables। ठीक है, यानी अब हमारे पास अगर अभी हम फिलहाल कंफाउंडिंग वेरिएबल को अपने इस रिलेशनशिप में से हटा दें, तो हमें नज़र आ रहा है कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी लेवल और वेट गेन के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है, यानी जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा कम वेट गेन होगा। लेट्स से दिस इज माय हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन अब बीच में एक और भी फैक्टर है विच इज़ एज, ठीक है। और एज जो है, अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो उसका असर जो है हमारे वेट पे तो हो रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ दैट पर्सन। सो वी कैनॉट से कि वो एज जो है वो क्या इफेक्ट कर रहा है, वी कैनॉट डायरेक्टली मेजर, और हर इट वेरीज, वी नीड टू मेजर कि वो एज पे उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं। लेकिन इट्स एक्चुअली कंफाउंडिंग मीन्स के जो एक्टिविटी है उसका एज से भी ताल्लुक है, प्लस एज का वेट से भी ताल्लुक है, और एक्टिविटी का वेट से भी ताल्लुक है। को फाउंडिंग का मतलब है कि दोनों से रिलेशनशिप है। अब एक्टिविटी का भी एज से है, और एज का वेट से भी है, और एक्टिविटी का वेट से भी है। सो इट्स अ डुअल रिलेशनशिप। ओके, जैसे अभी पहले भी बात की मैंने कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम यूज़ करते हैं थ्योरी को टू प्रिडिक्ट द आउटकम of the study that the researcher has created the hypothesis। अब जो hypothesis हम एक्चुअली थ्योरीज को यूज़ करते हैं अपनी hypothesis बनाने के लिए, ठीक है, और या फिर प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ जो भी हमने अपना रिसर्च क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर हम प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरीज, राइट। ये वही बातें हैं, नेक्स्ट करें जो हम पहले कर चुके हैं। थ्री टाइप ऑफ थ्योरीज का यहाँ बताया हुआ है। माइक्रो लेवल थ्योरीज होती हैं जो कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम के लिए होती है, लाइक कुछ दिनों की बेस पे कर रही होती है थ्योरी, या फिर कुछ लोगों की लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के ऊपर होती है वो थ्योरी, कि इस इलाके में जो फीमेल पॉपुलेशन है हो सकता है उसके ऊपर कोई थ्योरी हो, ठीक है। इट्स अ माइक्रो लेवल थ्योरी, वी कैन नॉट जनरलाइज इट। और मैक्रो लेवल थ्योरी क्या होती है? इट्स अ लार्ज स्केल थ्योरी जो कि मे बी पूरे पाकिस्तान के ऊपर, लेट से पूरे कंट्री पे हो, या पूरी दुनिया पे भी हो सकती है कोई थ्योरी इफेक्ट। और मेसो जो है वो इट एक्चुअली लिंक्स द माइक्रो लेवल विद द मैक्रो लेवल थ्योरीज। जब आप अपनी लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि ये जो थ्योरी यहाँ पे
प्रेजेंट हुई है, इज इट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर ये जनरलाइज थ्योरी है, पूरी दुनिया के लिए है या पूरी कंट्री के लिए है, एक लार्ज स्केल के लिए है। सो इट्स जस्ट गिविंग यू द नेम्स कि माइक्रो लेवल थ्योरी उसको कहते हैं और मैक्रो लेवल थ्योरी किसको कहते हैं। जी, सो यहाँ पे थ्योरी की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई है कि अ थ्योरी इज एक्चुअली इंटर रिलेटेड सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। इट इज अ इंटर रिलेटेड सेट्स ऑफ वेरिएबल्स formed into propositions that specify the relationship among variables। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट्स एक्चुअली ये कोई एक स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि देयर आर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। Theory actually it's showing the relationship between variables. It describe how and why the variables are related. So it's all about the variables and the relationships. कोई थ्योरी आप लोगों के जहन में आ रही है इस वक्त जो आप लोगों ने पढ़ी हो पहले क्लासेस में? कोई भी थ्योरी? फिजिक्स की थ्योरीज मैम में हमने पढ़ी थी एक जो है ना, जब हम 20 में था तब एक हमारा HR का सब्जेक्ट था, उसमें एक थ्योरी थी। उसमें ये था कि हमें कुछ पिक्चर्स शो करवाई गई थी। उन पिक्चर्स में ये था कि लाइक दो ट्रीज थे और उनके ऊपर ना वो झूले जिस तरह पहले हुआ करते थे, वो रस्सी से बांध के और दरमियान में कुछ रॉड सा लगा के, तो वो झूला सा हुआ करता था, दरख्त पर लटकाया जाता था, दरख्त पे बांधा हुआ था। तो वो पिक्चर जो है ना वो डिफरेंट वे से ना उसके एंगल्स चेंज करके अगर हम देखें तो वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रही थी। तो उस पर वो डिफरेंट थ्योरीज क्रिएट हो रही थी कि अगर हम उसको लाइक स्ट्रेट एंगल से, वर्टिकल एंगल से देखते थे तो वर्टिकल एंगल पे वो ऐसा लगता था कि एक ट्री है और उसके ऊपर झूला लटका हुआ है। जब उसको हम हॉरिजॉन्टली देखते थे तो वो हॉरिजॉन्टली उसका पूरा का पूरा इमेज चेंज हो जाता था, पूरा का पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाता था। वो लाइक पर्सन है और उसके हाथ पे जो है ना वो फैमिली का बोझ है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक थ्योरी से बन रही थी। तो इज इट लाइक दैट? नहीं, ये दिस इज एक्चुअली इल्यूजन हम इनको कहते हैं कि पिक्चर इल्यूजन्स। लेकिन थ्योरी जो है ना इट्स एक्चुअली शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। आई एम नॉट श्योर कि हम जो आपकी एग्जांपल है उसको हम थ्योरी कहेंगे या नहीं। कोई और भी इस पे कमेंट कर ले। लेकिन मैम जिस तरह ये थ्योरी है कि मैम अगर किसी गर्म चीज को हाथ लगे तो मैम फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो मैम इसमें हमारे यस मैम इसमें हमारा मैम थ्योरी नहीं, लेकिन मैम इसमें हमारे वेरिएबल्स इंक्लूड हैं कि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम उसका हीटअप होना कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या मैम इसके अलावा हाउस प्राइस से रेलिवेंट भी हो सकती है। मैम जिस तरह हमने मैम मशीन लर्निंग में पढ़ा था कि मैम अगर हाउस प्राइस है तो वो डिपेंड करता है कि आपके हाउस का एरिया कितना है, उसमें रूम्स कितने हैं। तो मैम जितना आपका एरिया ज़्यादा होगा उतने आपकी हाउस की प्राइस ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली जो अभी पहले आपने बात की रिफ्लेक्स थ्योरी, वो भी थ्योरी ही है बिकॉज इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, राइट। तो यस मैम अगेन और जो सबसे बहुत दुनिया की काफी ज्यादा मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका नाम सुना है ना सबने? यस मैम सुना है। आइंस्टाइन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो भी इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थ्योरी जिसमें उसने मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। E is equals to mc square। हाँ, और इसकी बेस पे हमारे बहुत हजारों मल्टीपल और थ्योरीज भी निकली, लाइक बहुत सारी और थ्योरीज। ऑटोमेटा भी तो है। हाँ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज एक्चुअली वेरी ब्रॉड थ्योरी और उसमें मल्टीपल मजीद भी थ्योरी, जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि एक थ्योरी की बेस पे हम फिर आगे भी मजीद सब थ्योरीज भी निकालते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी इट्स एक्चुअली नेम ऑफ द कोर्स, लेकिन एक जनरलाइज एक थ्योरी भी है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है ना कि आपकी ऑटोमेटा इज एक्चुअली अ मशीन, ठीक है। और जो भी हम कंप्यूटर जो मशीन्स हैं एक्चुअली जो काम भी हम एक मशीन पे एक ऑटोमेटा पे कर सकते हैं, इट कैन बी डन ऑन एनी कंप्यूटर, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन और ऑटोमेटा के थ्रू। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं मिल सही आई।
मैम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं ना इसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स और ऑटोमेटा के थ्रू। हाँ हाँ एग्जैक्टली। आप ये समझ लें कि जो कंप्यूटर है या जो मशीन है उसके पीछे जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो सारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आ जाता है। बट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज अ जनरल, इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड थिंग और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हम थ्योरीज यूज़ करते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में तो हम एक बहुत स्पेसिफिक एक थ्योरी यूज़ करते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर रही है। हम बहुत ब्रॉड थ्योरी यूज़ नहीं करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा जो स्पेसिफिक थ्योरी है वो यूज़ करें ताकि हमारी रिसर्च का स्कोप डिफाइन हो जाए। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स जिससे हम थ्योरी यूज़ करते हैं, लाइक जैसे पहले मैंने कहा कि थ्योरी की बेस पे हम हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एंड इट डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोसेस। अब मैंने जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका ये आंसर होगा, तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरी, तो दिस इज हाइपोथेसिस। सेकंड, हम थ्योरी की बेस पे इफ देन स्टेटमेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं कि थ्योरी की बेस पे हमें पता चलता है कि वाई वन वुड एक्सपेक्ट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इन्फ्लुएंस और कॉज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि रिलेशनशिप फाइंड हो रहा होता है थ्योरी में, तो हमें भी वहाँ से इफ देन स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं और फिर आगे जाके हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कॉज एंड इफेक्ट। विजुअल मॉडल थ्योरीज के थ्रू हमें विजुअल मॉडल्स भी मिलते हैं। दिस अलाउज द रीडर्स टू विजुअलाइज द इंटरकनेक्शंस बिटवीन द वेरिएबल्स। जब एक थ्योरी हमें मिल जाती है, एक रिलेशनशिप में पता चल जाता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, देन वी कैन आल्सो विजुअली एनालाइज इट, कि हमें हमारे सामने एक पिक्चर से बन जाती है कि अच्छा इसका इफेक्ट इसके साथ है, तो फिर मज़ीद हम इसको आगे विजुअली सोचते हैं। हम इंसानों की ये एक नेचर है कि वो विजुअल जो ग्राफिक्स है उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ भी सकता है और उसको आगे लेके भी जा सकता है, जबकि बजाय इसके कि थ्योरी के ऊपर है हम पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक विजुअल मॉडल हमें मिल जाता है थ्योरी की बेस पर, ठीक है। ओके, सो मैम एक क्वेश्चन है मैम, एक अगर ये बात हो कि मैम अगर पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने से मैम हम पेस्ट को किल कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, तो क्या ये मैम एक क्वेश्चन होगा या एक थ्योरी होगी? देखिए थ्योरीज हम ज़्यादातर हम वो थ्योरीज यूज़ करते हैं जो कि पहले प्रूव्ड थ्योरीज हों। अगर आप अपनी थ्योरी बनाना चाह रही हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आपका रिसर्च क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की बेस पे फिर आप हाइपोथेसिस लेकर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, जैसे आप कहेंगे पेस्टिसाइड से इंसेक्ट्स जो है डाई हो जाते हैं, तो जब हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो हम अपनी एक थ्योरी भी जनरेट कर सकते हैं अगर वो पहले से मौजूद नहीं है। ओके मैम, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएं जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। वी स्टार्ट्स विद द थ्योरी और उस थ्योरी से फिर हम हाइपोथेसिस पे जाते हैं। रिसर्चर टेस्ट हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस फ्रॉम द थ्योरी, ठीक है, और फिर रिसर्चर डिफाइंस एंड ऑपरेशनलाइज वेरिएबल्स राइट फ्रॉम द थ्योरी। अच्छा, जो वेरिएबल्स आते हैं हमारे पास वो भी थ्योरी से ही आते हैं, क्योंकि थ्योरी में जाहिर है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, तो वो वेरिएबल्स भी हमें वहाँ थ्योरी से मिल जाते हैं, दैट वी कैन टेस्ट। And at the end, researcher measures or observes variables using an instrument या experiment to obtain the scores। ठीक है, पूरा एक डिडक्टिव स्टडी का एक मैप बनाया हुआ है यहाँ पर। नॉर्मली हम यही वाला मैप यूज़ करते हैं इन द क्वांटिटेटिव स्टडीज। चलें, इज इट इनफ फॉर टुडे? यस मैम। यस मैम, मोर देन इनफ। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स एंड थ्योरी। लाइक इट्स ये जो ब्रॉड टर्म है इसके थ्योरी, यूज़ ऑफ थ्योरी है, और ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत आगे जाके साथ साथ जो आप कर रहे हैं उसमें काम आएंगी।
मैम एक क्वेश्चन था जनरल इनके रिसर्च से रेलिवेंट, मैं आस्क। जी जी। मैम क्वेश्चन ये था कि लाइक जिस तरह से हम लोग पेपर स्टडी कर रहे हैं, तो पेपर्स में ना कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और वो रिलेशनशिप्स होते हैं और वो कॉन्सेप्ट्स वहाँ रिटर्न होते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस थ्योरी को टेस्ट किया, उसके बिहाइंड क्या मॉडल इस्तेमाल किया और उसके बिहाइंड मैथ क्या थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। सो अब जब इनके हम लोग वो वाला जो पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट फ्लाईओवर बन जाता है। हालांकि मेरी मैथ अच्छी है ओवरऑल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले मैथ्स पढ़ाता भी रहा हूँ, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको पता ही है कि जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वहाँ पे एल्गोरिदम्स होता है और उनके बिहाइंड मैथ किसी और वे से होती है। जो हम लोग मोस्टली एफएससी तक या बीएस तक पढ़ते हैं वो मैथ कुछ और होती है और यहाँ पे कुछ और होती है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। तो उससे रेलिवेंट अब हमें यूनिवर्सिटी में हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं दिया जा रहा कि जिसको हम यूटिलाइज करके अपनी वो वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है तो हमारे लिए रिसोर्सेज तो हमारे पास होंगे तभी हम उस पर काम कर पाएंगे ना। लिमिटेड रिसोर्स के साथ तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम उसको फुलफिल कर पाएँ। और एट द एंड यूनिवर्सिटी हमसे डिमांड भी करती है कि हम यूनिवर्सिटी को एक अच्छी प्रोडक्ट या कुछ अच्छी रिसर्च दें कि जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी फर्दर आगे क्लेम भी कर सके और यूनिवर्सिटी का नाम भी आगे बन सके। ऑब्वियस सी बात है हर इदारे का होता है कि वो अपना नाम जो है ना वो इसी के थ्रू कमाती है कि हम इतने रिसर्चर इस साल हमने प्रोड्यूस किए, उन्होंने इसी फील्ड पे काम किया और एंड ऑल दैट। तो उस हवाले से आपको काइंडली बता दें कि हम अगर हमें ऐसे कोई टेक्निकल इशू है तो हम किससे कंसर्न करें, किससे इनके कम्युनिकेट करें, क्योंकि आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी में कोई मैथ का ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है। ओके, आप एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं, सो आई विल ट्राई टू आंसर। क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो आपने की वो ये कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें मैथ्स के मॉडल और मैथ्स की थ्योरी, मैथ्स से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आई वुड से कि आप जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर रिसर्च क्वेश्चंस, राइट। अब वो जो मैथमेटिकल मॉडल है, जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं, it is not answering your research questions. I would say just skip it for now. उसको आप deeply फिलहाल स्टडी ना करें, क्योंकि उससे आप को कोई फायदा नहीं होगा फिलहाल एट दिस स्टेज, राइट। ये आपको उस वक्त फायदा होगा जब आप अपने कोई मॉडल जनरेट करने लगेंगे या आप अपनी मेथोडोलॉजी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। लाइक राइट नाउ एट दिस स्टेज डोंट गो इनटू दैट मॉडल्स। और वैसे भी जो भी रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट आपने अपनी लिटरेचर रिव्यू करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपके लिटरेचर रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है या वो आपके आंसर नहीं दे रहा इन दैट सेंस, तो आप उसको छोड़ दें, आपको उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैम एक्चुअली क्योंकि मेरी रिसर्च है ना वो डेटा साइंस पे है थोड़ी सी, तो आपको पता है डेटा साइंस में ऑलमोस्ट मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, तो एल्गोरिदम्स के बिहाइंड लाइक मशीन लर्निंग है। जी, आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें कि आपका मशीन लर्निंग जैसे है। मशीन लर्निंग के अभी आप मेथड्स पे क्योंकि आपका कोर्स है तो इसलिए आप उसको मेरे ख्याल में इसलिए बात करें, आपको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक रिसर्च की बात है तो आप रिसर्च पे अभी जिस स्टेज पर हैं, आपको उसके मशीन लर्निंग के अंदर के एल्गोरिदम्स को की इस तरह से ज़रूरत नहीं है फिलहाल टू आंसर टू गेट अ ओवरऑल प्रपोजल या जो सिनॉप्सिस आपने डिज़ाइन करना है। लेकिन आप जो मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे हैं वो एक अलग कहानी है, क्योंकि उसके अंदर आपको उसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जो सवाल आपका था कि आप रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है तो वी ऑल आर रिसोर्सेज फॉर यू, ठीक है। हमारी डिग्री मैथ्स में नहीं है, लेकिन वी नो मैथ्स और बाकी जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है उसके पीछे क्या कहानी चल रही है। आप डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाकी डॉक्टर आमिर से भी पूछ सकते हैं। तो हमने जो इतना साल पढ़ाया भी है प्लस रिसर्च भी की है, तो वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और दूसरी एक मैंने आप लोगों को जो कल कुछ रिसोर्सेज सेंड किए हैं विले लाइब्रेरी के कल परसों और IEEE के फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। HEC डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोक्वेस्ट, लाइक इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आई मीन एट दिस स्टेज आपको इतने सारे रिसोर्सेज, हमें तो नहीं मिलते थे इतने सारे रिसोर्सेज। प्रॉब्लम यही है
मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में अभी तक रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम सबके माइंड में यही है कि जी रिसर्च का मतलब है कि हम लोगों को ना खुद से कुछ ना कुछ थ्योरीज प्रोड्यूस करनी है, या एटलीस्ट खुद से नहीं करनी तो एग्जिस्टिंग पे काम करना है, तो उनके लिए हमें उनका डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसमें कुछ नया जो है ना लाइक उन्होंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे मोस्टली पेपर्स के लास्ट में कंक्लूजन जब होता है, कंक्लूजन के लास्ट में उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम फ्यूचर में ये वर्क करना चाह रहे हैं, तो उनका फ्यूचर वर्क की बेसिकली हमारी रिसर्च होती है न्यू रिसर्चर की। तो अब उसको समझने के लिए हमें उसकी बिहाइंड जो बैकग्राउंड था पूरा, वो ऑब्वियस ही बात है अगर हमें वो क्लियर नहीं होगा तो हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, तो उस पर मजीद कुछ प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। लाइक अगर डेटा सेट पे काम करना है, टेस्ट करना है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए हमें उसका स्किल चाहिए, और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करना पड़ता है, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जहाँ तक आपने बात की ना मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग का मैंने मैम कोई क्वेश्चन नहीं आज आपसे भी पूछा कि मशीन लर्निंग में मुझे कोई इशू है, वो ठीक है, मुझे मशीन लर्निंग के हवाले से कुछ सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इश्यूज हैं कि कोर्स कंटेंट वगैरह थोड़ा सा वो है, मुझे थोड़ी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन मैंने वो कोई डिस्कस नहीं किया। मैं जस्ट प्योरली जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनकी बेस पे मैंने आपसे ये क्वेश्चंस किए हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब उससे रेलिवेंट अगर हम लैंग्वेज की बात करें, उसके लिए जैसे मैंने कोर्सेज आपको बताया था कि मैं लास्ट टाइम भी मैं अभी कोर्सेज में एनरोल हूँ इवन अभी भी, और आगे फ्यूचर के लिए मैंने 2 कोर्सेज में अभी से एनरोल कर लिए जो कि जुलाई में स्टार्ट होने हैं, तो वो भी मैंने अभी प्लान किया हुआ है इनके कि हम इस टाइम में ये करूंगा। तो लेकिन मैम प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते उस चीज का उस तरह से। आप मैंने पिछली बार भी आपकी इस बात का जवाब दिया था कि डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इनटू सो मेनी थिंग्स। अगर आप 10 कोर्सेज अपने साथ इनरोल कर लेंगे, प्लस आपकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, आपकी जॉब भी अगर आप कर रहे हैं, प्लस आप रिसर्च भी चल रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप जो है अपने फोकस्ड रहें, आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, फाइन, और प्लस आपके जितने कोर्सेज हैं आपने उसको पास करना है, राइट। आपका फिलहाल हमारा प्रॉब्लम यही है ना, एक्चुअली हमारा इशू यही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जस्ट पास हो जाएं। पास इंसान किस न किस तरह टाइमली ना से थोड़ा देर से सही हो ही जाता है पास, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि हम इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वांटिटी बहुत है। आप देखें तो कितने जॉबलेस पर्सन फिर रहे हैं। सो मेरा जो फोकस है वो ये है कि मैं जब एटलीस्ट एमफिल की डिग्री मेरे हाथ में हो तो एटलीस्ट मैं क्लेम कर सकूं कि हाँ जी मैं डिग्री लेके निकला हूँ, विदाउट डिग्री सिर्फ पेपर नहीं लेके निकला ना मैं। तो इस वजह से मैं अब लाइक मेरी रिसर्च में जो डेटा सेट पे काम करना है, उस पर पाइथन पे काम करना है, मुझे पाइथन नहीं आती। अब पाइथन का हमारी यूनिवर्सिटी कोई कोर्स ऑफर नहीं करवा, लाइक जो बच्चे हैं जैसे मेजर चूज किया जाता है ना, हमारी यूनिवर्सिटी में बीएस में कोई मेजर होता है, ना ही एमफिल में क्या सच मेजर का कोई क्राइटेरिया है कि एमफिल में भी आप अपना मेजर चूज करके आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जो आपको रिसर्च में या फर्दर फ्यूचर वर्क में आपको सपोर्ट करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर उससे रेलिवेंट मुझे कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो टीचर से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो ठीक है मुझे हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टीचर्स हेल्प नहीं कर रहे। तमाम टीचर आप भी हैं, आमिर साहब भी हैं, इसरार Okay, साहब भी fine. हैं, सर रजाक साहब भी हैं। ओके, सो अब पहली बात तो ये कि बाकी क्लास में बैठी है, हम उनसे भी क्योंकि क्लास का टाइम वो लाइक लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों लोगों को भी मौका देते हैं थोड़ा बोलने का। और आंसर सिंपल यही है, टोटली कम्प्लीटली आई अंडरस्टैंड। मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों के हाथ में सिर्फ एक कागज़ हो और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, डेफिनेटली। और द होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन टू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट में ही कहेंगे कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएं और हम हर मॉडल को भी समझ लें, हम हर मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स को भी समझ लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग इसमें यही होगा कि यू विल जस्ट इंडल्ज इनटू द डीप सी जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा, और आप लोग भी सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब आप लास्ट ईयर में पहुंचेंगे या कुछ 1 साल के बाद, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ओके थिंग्स आर नाउ वेरी वेरी स्मूथ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सो डोंट वरी, टेक इट ईजी, और बहुत ज़्यादा कोर्सेज में ना जाएं फ़िलहाल, टाइम है, और आहिस्ता आहिस्ता होती है हर चीज़। और डेफिनेटली क्वालिटी की जहाँ तक बात है, तो जितने हमारे पास स्किल्स हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो द पॉइंट इज़ टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। और यस, कोई और बच्चा इस पे कमेंट करना चाहता है या ओवरऑल कोई और बात करना है
4 बजे मेरी एक और मीटिंग है, सो यू गाइस हैव 10 मिनट्स। मैम क्लास की तरफ से 2 बातें करनी है मैंने। जी। मैम अच्छा, एक तो और बात, आप प्लीज, बहुत ज्यादा इश्यूज और ये सब चीजें इतनी बार डिस्कस हो चुकी हैं और आंसर भी सबको पता ही हैं, तो डोंट डिस्कस द रिपीटेटिव स्टफ। अगर कोई नई बात है तो करें। मैम क्विज के हवाले से ये चाह रहे थे कि ना 1 वीक के अंदर एक सब्जेक्ट का क्विज हो। अच्छा, फिर इस तरह तो हम पूरा साल लगा देंगे अपने क्विज कंप्लीट करने में। हमने ये सोचा है ज़रूर कि हम एक दिन में एक कोर्स का क्विज रखें। और जो क्विजेज हैं आपके, यू कैन सी कि दीज आर नॉट, तो इस तरह के क्विजेज नहीं है कि आप को बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़े। अगर आप साथ साथ आपको समझ आ रही हैं चीज़ें या आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, तो यू कैन डू दैट क्विज। और बहुत कम कम मार्क्स का, कोई 3 नंबर का दे रहा है, कोई 5 नंबर का दे रहा है, कोई 10 नंबर का दे रहा है। तो एक दिन में एक क्विज, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी हर कोर्स का हमने कम से कम 3 से 4 क्विजेज हर कोर्स के हमने लेने हैं। ठीक है, अब आप जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं उन सब के आपके 3 से 4 क्विजेज होंगे। लेट्स से अगर आप 3 कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके 12 से 14 15 क्विजेज होंगे। तो हम हर हफ्ते के हिसाब से देखें तो 15 हफ्ते लग जाएंगे। सो लेट अस डू आवर टास्क। हम आपको एक पूरी जो टाइम शीट है, उसकी हम डेट शीट बना रहे हैं। अदनान साहब उस पर काम कर रहे हैं, आज इंशाल्लाह वो बन जाएगी। सर मैम टेंटेटिव बन गई है, वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। नहीं, अभी शेयर ना करें जब तक वो फाइनल नहीं हो जाएगी। आप उसको अभी शेयर नहीं करें, ठीक है। व्हेन आई विल सी, और जब मैं उसको देख लूँगी और साइन करूँगी, देन हम उसको क्लास के साथ शेयर करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मुझे आपके पर्सनली मैम 5 मिनट्स चाहिए थे। क्लास में या आउटसाइड द क्लास? मैम आउटसाइड द क्लास मैम, अभी लेक्चर के बाद मैम, जस्ट 5 मिनट्स मैम मुझे चाहिए थे आपके। अच्छा चलें, ठीक है। मैम दूसरी बात ये करनी थी, असाइनमेंट की डेडलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें, क्लास कह रही थी। हेलो जी मैम, दूसरी बात ये करनी थी, असाइनमेंट की डेडलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करने को कह रही है क्लास। ओके, कब तक? मैम आपने कल तक दिया है, 1-2 दिन और दे दें। ओके, मंडे तक जमा करवा दें। ओके, कल थैंक वैसे यू भी मैम। लेबर डे की छुट्टी है, तो इट्स फाइन। आप लोग वीकेंड भी ले लें, मंडे तक जमा करवा दें। मैम गूगल क्लासरूम पे करवानी है या फिर मैम व्हाट्सएप पे? गूगल क्लासरूम इज़ प्रेफरेबल। गूगल क्लासरूम पे करवाएं। जिन बच्चों की को नहीं है एक्सेस, तो वो बेशक आप में से किसी को दे दें, तो आप लोग उनकी जगह सबमिट करवा दें गूगल क्लासरूम में, ठीक है। वरना व्हाट्सएप पे करवा दें अगर कुछ नहीं। मैम आप क्लासरूम पे इशू कर दें प्रॉपर्ली मंडे की डेडलाइन तक, हम फिर उस पर टर्न इन कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो मैं कर दूंगी। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी रखें, लाइक इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट। इसमें एक्चुअल जो मकसद है ना इन असाइनमेंट्स का, वो है लर्निंग। तो अगर आप लोग इसमें, क्योंकि वो ग्रुप एक्टिविटीज और जो डिस्कशंस हैं, इट्स ऑल अबाउट योर ओन लर्निंग, ठीक है। तो इसको इस तरह से ना करें कि जी मार्क्स आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, व्हाटएवर। तो इसको इस तरह से देखें कि इसमें से आप लर्न क्या कर रहे हैं। सो योर बेसिक जो फोकस होना चाहिए ना, वो लर्निंग पे होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? चलें, ये जो मैं स्लाइड्स हैं आज वाली, ये भी अपलोड कर दूंगी गूगल क्लास पे। और आज के जो क्लास है उसकी ऑडियो नरेशंस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी ड्यू टू सम इश्यूज इन माय लैपटॉप। तो जो लोग अवेलेबल नहीं हैं उनसे प्लीज़ आप लोग थोड़ा कांटेक्ट करें और उनसे उनके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दोज प्रॉब्लम्स, तो वो आप उनको एक्सप्लेन कर दें। अदरवाइज
अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मुझसे पूछ लें। तो जो लोग आज प्रेजेंट हैं प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट, जो भी आज हमने पढ़ा वो उन बच्चों तक पहुंचा दें जो कि आज नहीं थे। ठीक है? ठीक है मैम। मैम बिलाल और फरवा ने कांटेक्ट किया था आपसे? नहीं, बिलाल, आई थिंक बिलाल ने मुझे किया था मैसेज, लेकिन बात नहीं हुई मेरी। ओके, ठीक फरवा ने नहीं किया। ठीक है मैम। चलें, ओके जी, थैंक यू। सना, आप मुझे कॉल कर लें। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम। थैंक यू मैम।